वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, जो कि बीए थर्ड ईयर से रिलेटेड होगा। आपको बता दूं, बीए थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना है, एक तो 5th सेमेस्टर और एक 6th सेमेस्टर। ठीक है, 5th सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो 5th सेमेस्टर में अंग्रेजी में अगर आप या किसी भी सब्जेक्ट आप 5th सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं, यानी थर्ड ईयर में आप पहुँच चुके हैं, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, यानी पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजी की अगर बात की तो अंग्रेजी में भी यही सेम नियम फॉलो होता है। तो अंग्रेजी में 2 पेपर आपको देने होंगे अगर आप 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो। ठीक है, पहले पेपर का नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और दूसरा जो पेपर है उसका नाम है फिक्शन। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस जो होगा वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 1 के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आखिरकार पेपर 1 के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, यानी क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हमको जानना है इस सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है क्लासिकल लिटरेचर में और क्या क्या पढ़ना है हमको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, ये दोनों एक प्रकार से एक ही पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लासिकल लिटरेचर शुरुआत की 4 इकाइयों में आप शास्त्रीय साहित्य के बारे में जानेंगे, अंग्रेजी के। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य को एक प्रकार से जो एक पृष्ठभूमि मिलती है वो शास्त्रीय साहित्य से ही मिलती है, क्लासिकल लिटरेचर से ही मिलती है, तो उसके बारे में जानेंगे। और जो लास्ट की 4 इकाई होंगी, इकाई नंबर 4, इकाई 5, इकाई 6 और इकाई 7, 8, यानी कि इकाई 5 से लेकर के इकाई 8 तक जो 4 इकाइयाँ हैं, शुरुआत की 4 इकाई क्लासिकल लिटरेचर से रिलेटेड होंगी और लास्ट की 4 इकाई आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, यानी कि अंग्रेजी साहित्य का जो इतिहास रहा है उससे रिलेटेड होंगी। ठीक है, जिस प्रकार से आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं वैसे अंग्रेजी साहित्य का भी अपना एक इतिहास है। हर एक साहित्य का अपना इतिहास होता है, उसकी पृष्ठभूमि होती है। साहित्य कोई एक प्रकार से 4-6 दिनों में बनने की प्रक्रिया नहीं होती, बहुत लंबे समय से एक प्रकार से साहित्य की प्रक्रिया चलती, फिर उसके बाद में साहित्य का निर्माण होता है। तो उसी निर्माण की प्रक्रिया को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और आखिरकार किन किन चरणों में वो प्रक्रिया संपन्न हुई। जैसे आप हिंदी में देखते हैं कि भाई आदि काल आता है, फिर भक्ति काल आता है, फिर रीति काल आता है, फिर आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में भी आप देखते हैं भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावाद आता है, प्रगति आता है, प्रयोगवाद आता है। इसी प्रकार से आगे नई कविता ये सब आते रहते हैं और समकालीन कविता ये सब चलती रहती है। और उधर गद्य में आप जाएंगे तो तमाम प्रकार के शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, इस प्रकार से प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। तो इस प्रकार से आप तमाम प्रकार के हर एक उपन्यास को आधार बना करके कभी जो है वर्गीकरण किया गया, कभी नाटक को एक प्रकार से आधार बना करके, कभी आप देखते हैं मतलब अलग कहानियों को आधार बना करके। जैसे चूंकि मुंशी प्रेमचंद के को उपन्यास और कहानी इन दोनों के लिए जाना जाता है, तो उनको एक प्रकार से प्रेमचंद युग में आप देखते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ, प्रेमचंद्र युग की कहानियाँ, प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ। तो इस प्रकार से ऐसे प्रसाद में नाटकों के मामलों में प्रसाद जी का बड़ा ज़बरदस्त नाम है, ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, रंगमंच की दृष्टि से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करें। तो ये सब एक प्रकार से हिंदी में आप पढ़ते हैं। सेम ऐसे ही आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। जैसे चौसर युग से लेकर के आप देखते हैं, चौसर युग से लेकर के पुनर्जागरण तक अंग्रेजी साहित्य सबसे पहले आप 5वीं इकाई में पढ़ेंगे। फिर 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जो खास करके इतिहास रहा है हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, जैसे नवशास्त्रवाद आया। ठीक है, नवशास्त्रवाद में एक प्रकार से या उपन्यास का विकास उसी समय होता है, नोवेल का विकास होता है, रोमांटिसिज्म का विकास होता है उसी समय। ठीक है, फ्रांस की क्रांति होती है 17वीं 18वीं शताब्दी में, उसका भी अंग्रेजी लिटरेचर में बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, उसमें गद्य, नाटक, कविता इन सभी का विकास कैसे हुआ, उपन्यास का विकास कैसे हुआ। फिर रोमांटिक युग और 19वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में अच्छा रोमांटिक एज में आप देखते हैं विक्टोरियन एज हो गया, उसमें आप जो है प्रोज पोएट्री इन सभी का विकास कैसे हुआ, नोवेल का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इन सभी के बारे में, वहाँ के नाटक कैसे थे, यानी कि जो एक प्रकार से प्ले है वो कैसे थे। तो तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सेम वैसे ही है,
हर एक साहित्य के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो चूंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, तो दर्पण एक प्रकार से समाज एक शीशा है, एक आईना है साहित्य का। तो जैसा सा समाज घटित होता है वैसा वैसा साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है। तो उसी परिवर्तन को एक प्रकार से इतिहास के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो BA 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं, अंग्रेजी आपने लिया हुआ है, तो आपको पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। अच्छा, ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसके बारे में बताऊं तो ये आप पढ़िएगा। तो इसमें मोटी मोटा यही है कि अगर आप इस इंग्लिश के सिलेबस को पढ़ेंगे तो आप क्या क्या जानेंगे, ठीक है, आप क्या करने में सक्षम हो सकेंगे, यही सब चीज़ें बताई गई हैं। क्रेडिट यहाँ पर 5 क्रेडिट है इस पेपर की। कोर कंपलसरी पेपर है, मतलब एकदम से पेपर आपको सेंटर पर जा कर के देना होगा। ठीक है। यहाँ पर 25 + 75 है। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर नहीं दिया गया है, हालांकि 40% आप मान करके चलो कि पासिंग मार्क्स होता है। वैसे कहीं कहीं पर आपको 33% ही मिलेगा, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय 40% करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए, आप सबसे पहला आपको इकाई की बात की जाए तो 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पहली इकाई हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहली इकाई में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब जो शास्त्रीय, खास करके जो साहित्य रहा है उसमें शास्त्रीय साहित्य या जो शास्त्रीय अंग्रेजी साहित्य रही है, ठीक है, या अंग्रेजी साहित्य से पहले भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे भाषाओं का, जैसे हिंदी साहित्य के पहले अगर आप देखते हैं तो हिंदी साहित्य के पहले हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि आप देखते हैं। अब पृष्ठभूमि में आप देखते हैं कि भाई जैसे उससे पहले की जो भाषा रही है उसका कितना योगदान रहा, चाहे वो संस्कृत की बात की जाए, पाली की, प्राकृत, अच्छा संस्कृत पाली प्राकृत की तो कम रही है, लेकिन अपभ्रंश और अवहट के आप देखते हैं उसमें आदिकाल में एक प्रकार से आपको अपभ्रंश के भाषा का एक प्रकार से बड़ा गहरा प्रभाव, या अपभ्रंश का जो एक प्रकार से जो बिखरा हुआ रूप है वो हिंदी में आकर के आपको मिलता है आलखंड वगैरह में। तो इसी प्रकार से इसमें भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहली बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है वो। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे, द एपिक। एपिक माने क्या होता है, जैसे हिंदी में महाकाव्य होता है वैसे अंग्रेजी में एपिक होता है। तो उसके बारे में जानेंगे, महाकाव्य के बारे में कि महाकाव्य क्या होता है और किस प्रकार से इसका विकास हुआ। ठीक है, इसको जानेंगे। ठीक है, और कैसे जन्म हुआ महाकाव्य का। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरा जो चैप्टर होगा आपका, उसमें हम बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी हिंदी में। ट्रेजेडी का मतलब एक प्रकार से होता है दुख, बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से दुखांत रचना, जैसे प्रेमचंद की रचनाओं को अगर आप देखिएगा तो दुखांत उनकी रचनाएं मिलती हैं आपको। चाहे गोदान आप पढ़ेंगे, अच्छा गोदान में किसान जीवन की त्रासदी का वर्णन है। तो त्रासदी का सीधा सा मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुख उसमें भरा हुआ है रचना में। तो ट्रेजेडी जो है एक प्रकार से ब्रिटिश इंग्लिश में, या एक प्रकार से आप देखते हैं कि ये पाश्चात्य जगत से ही हिंदी में लिया गया है, ट्रेजेडी वाला जो फंडा है हिंदी में। ठीक है, तो ट्रेजेडी का जन्म कब होता है इसको जानेंगे, यानी कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। फिर उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, यानी क्लासिकल ड्रामा में कॉमेडी और ट्रेजेडी का किस प्रकार से समानात्मक अध्ययन, यानी कि शास्त्रीय नाटक जिसको बोलते हैं क्लासिकल ड्रामा। ड्रामा माने होता है नाटक, क्लासिकल माने होता है शास्त्रीय। तो शास्त्रीय नाटकों में किस प्रकार से कॉमेडी यानी हास्य और ट्रेजेडी मतलब त्रासदी। हास्य मतलब होता है हंसना और ट्रेजेडी मतलब एक प्रकार से दुख वाला जो चीज़ होता है वो। ठीक है, तो एक प्रकार से ये त्रासदी और हास्य किस प्रकार से क्लासिकल ड्रामा में आते हैं उनको जानने का प्रयास। फिर इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद में आपको द एथेनियन सिटी स्टेट। द एथेनियन सिटी स्टेट जो है, या एथेनियन सिटी राज्य की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रकार से उसी टाइप का रहा है, मतलब ये भी एक युग की भांति, या इसका भी योगदान इंग्लिश लिटरेचर में आप देखेंगे। चौथा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टान रोम, यानी ऑगस्टान रोम में जो ऐतिहासिक संस्कृतियाँ रही हैं, लिटरेरी कल्चर्स रहे हैं, साहित्यिक संस्कृतियाँ, ऐतिहासिक गलत बोल दिया, साहित्यिक संस्कृतियाँ जो रही हैं खास करके ऑगस्टन रोम में, तो उसके बारे में हमको जानना है। इसमें कई सारे कवि हुए हैं। ठीक है, मतलब कई सारे जो लेखक हैं वो आप इनमें देखेंगे ऑगस्टान रोम के समय में एक प्रकार से।
तो साहित्यिक संस्कृतियों के बारे में जानेंगे, यहाँ की सांस्कृतिक संस्कृतियाँ कैसी थी, कौन कौन से लेखक किसमें ज़्यादा भूमिका में आए, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये होगा, ये एक प्रकार से होगा कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। फिर इकाई 2 में हम लोग पहुँचेंगे। इकाई 2 में हम लोगों को पढ़ना है प्रोज़। प्रोज़ में आपको एक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, प्लेटो की है। प्लेटो आपको पता होगा, प्लेटो, सुकरात और उसके बाद में अरिस्टोटल। ठीक है, इन सभी का नाम आप लोगों ने, प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, इन सभी का नाम आप लोग सुनते होंगे। ये फिलोसोफर हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं। ठीक है, तो प्लेटो की अगर बात की जाए तो इनकी एक रचना है द रिपब्लिक, बड़ी फेमस रचना है द रिपब्लिक। तो उसकी बुक नंबर्स जो 7th बुक है उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा द रिपब्लिक बुक जो है 7th, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में संकलित है। अच्छा, पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है? पोएट्री में आपको होमर, एक विद्वान हैं, ये होमर भी एक प्रकार से, खास करके होमर की 2 रचनाएं बड़ी फेमस है। यात्री था होमर, खास करके यात्री भी था, जियोग्राफर भी था ये, मतलब कि जो है भूगोलवेत्ता था ये होमर। होमर का नाम आप लोग एक प्रकार से जियोग्राफी में सुनते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी इसका नाम आप सुनते हैं, फिलोसॉफी में इसका नाम आपका होमर का आता है। इलियड और ओडिसी इसकी 2 रचनाएं हैं, बड़ी फेमस रचनाएं हैं, इलियड और ओडिसी। सोशियोलॉजी में भी इसका नाम आता है। तो इलियड जो रचना है, द इलियड, उसी इलियड रचना का जो एक प्रकार से बुक फर्स्ट है उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो ये आपको पोएट्री में पढ़ना है। इसके अलावा चौथा जो आपका इकाई है उसमें आपको ड्रामा पढ़ना है। ड्रामा जो पढ़ना है आपको, वो किसके ड्रामा के बारे में पढ़ना है? तो सोफोकल्स एक व्यक्ति हैं, सोफोकल्स, उनकी रचना है इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स के बारे में, ठीक है, इडिपस रेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इडिपस रेक्स जो है ये रचना किसकी है? सोफोकल्स की है, नाटक है, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा शास्त्रीय साहित्य। तो शास्त्रीय साहित्य में आपको ये पढ़ना है, प्रोज में द रिपब्लिक पढ़ना है, प्लेटो की रचना है, पोएट्री में द इलियड पढ़ना है, होमर की रचना है, और ड्रामा में आपको पढ़ना है, ड्रामा में आपको क्या पढ़ना है भैया? ड्रामा में पढ़ना है एडिपस रेक्स। ठीक है, किसकी रचना है? सोफोकल्स की। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका शास्त्रीय वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चलिए अगली इकाई जो है आपको जो पढ़नी है, 5वीं इकाई में आप देखते हैं, अब इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपको पढ़ना है, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको जानना है। तो अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में अगर बात की है तो यहाँ पर 5वीं इकाई में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है डार्क हेडिंग में लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी इकाई का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस समय। मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा, चौसर टू रेनेसा, चौसर एक प्रकार से चौसर युग है एक, तो चौसर युग से लेकर के अंग्रेजी साहित्य में चौसर युग होता है, चौसर युग एक है। ठीक है, तो चौसर युग से लेकर के रेनेसा मतलब कि पुनर्जागरण काल तक के इतिहास के बारे में आपको इकाई नंबर 5 के बारे में पढ़ना। मतलब इकाई नंबर 5 के अंतर्गत आपको चौसर युग से लेकर के पुनर्जागरण काल तक के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको जानना है। अब इसमें सबसे पहले आप द एज ऑफ चौसर, चौसर के युग के बारे में जानेंगे सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में हम लोग द डार्क एज के बारे में जानेंगे। चौसर युग के बाद में डार्क एज आता है, यानी अंधकार युग आता है अंग्रेजी साहित्य में, या अंग्रेजी साहित्य में कहना उचित ना होगा, संपूर्ण यूरोप में आप देखते हैं एक अंधकार युग आता है, उसमें हर चीज़ ठप हो जाता है लगभग। ठीक है, तो द डार्क एज हम लोग जानेंगे अंधकार युग के बारे में कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या था ये। फिर उसके बाद में जब अंधकार युग समाप्त होता है, और अंधकार युग को समाप्त किया है पुनर्जागरण युग के आने से, यानी रेनेसा के आ जाने से, और इसीलिए खास करके रेनेसा को पुनर्जागरण कहा जाता है, या रेनेसा का मतलब होता है दोबारा से जगना, क्योंकि एक बार डार्क एज आ गई तो दोबारा से प्रकाश आना। ठीक है, तो रेनेसा के बारे में जानेंगे, यानी पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, और एंड रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जिसको बोलते हैं आप सुधार काल, जैसे भारत में आप देखते हैं पुनर्जागरण और सुधार काल आता है खास करके भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के आसपास, तो वैसे अंग्रेजी में भी एक प्रकार से रेनेसा और रिफॉर्मेशन होता है। रेनेसा और रिफॉर्मेशन का मतलब होता है पुनर्जागरण और सुधार काल। तो पुनर्जागरण और सुधार काल के बारे में हम लोग अंग्रेजी लिटरेचर के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा फिर आपको पढ़ना क्या है? इसके अलावा आपको पढ़ना है मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले। मिरेकल मतलब होता है चमत्कारी, ठीक है, और
मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता, और प्ले माने होता है नाटक। यानी कि ऐसे नाटकों का जो लेखन किया जा रहा था इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें चमत्कार या जासूसी, मतलब एक प्रकार से चमत्कार टाइप के, जैसे चंद्रकांता, हालांकि वो सब जासूसी हैं, हिंदी में हैं, ठीक है, लेकिन चमत्कार से रिलेटेड नाटक हुआ लिखा मतलब कि लिखे जा रहे थे। मोरलिटी वाले यानी नैतिकता वाले नाटक लिखे जा रहे थे। तो उस युग के बारे में हमको जानना है, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी बिट्स, यूनिवर्सिटी बिट्स का एक प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा योगदान रहा है। यूनिवर्सिटी बिट्स जो है खास करके 16वीं शताब्दी के अंत समय का एक प्रकार से जो समय रहा है, ये यूनिवर्सिटी बिट्स का समय काल रहा है। यूनिवर्सिटी बिट्स में एक प्रकार से यूनिवर्सिटी बिट्स एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी बिट्स में खास करके कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ विद्वान शामिल थे जिन्होंने एक प्रकार से खास करके लेखन कार्य किया। जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी बिट्स के नायक बोल सकते हो आप, या नेता बोल सकते हो क्रिस्टोफर मार्लो को। क्रिस्टोफर मार्लो और रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नासे, ये सब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए थे। इसके अलावा थॉमस लाज और जॉर्ज पील, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करी, और इन सभी लोगों ने मिलकर के एक प्रकार से यूनिवर्सिटी बिट्स, मतलब इस जो है यूनिवर्सिटी बिट्स नाम से विचारधारा चलाई और उस पर लिखना प्रारंभ किया। फिर उसके तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद में एलिजाबेथन पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्री का मतलब क्या होता है? एलिजाबेथ के शासनकाल में, जब एलिजाबेथ का शासनकाल था ब्रिटेन में, तो उस समय काल में जो कविता लिखी गई उसके बारे में आपको जानना है कि ये क्या, इस कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और चीज़ों के बारे में। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री चूँकि जब आप देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रकार से मेटाफिजिकल पोइट्री की, तो उसका मतलब होता है आध्यात्मिक कविता। जैसे भक्ति काल टाइप का हिंदी में था, वैसे मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो आपको मिलेगा अंग्रेजी में। आध्यात्मिक काव्य लिखे गए, आध्यात्मिक कविताएं लिखी गई, तो वो आपको मेटाफिजिकल पोइट्री उसी को कहा जाता है। जो आध्यात्मिक काव्य होता है हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा में आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी और आप लोग जान पा रहे होंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। फिर आप छठी इकाई में प्रवेश करेंगे। और छठी इकाई में आप क्या पढ़ेंगे? 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 17वीं शताब्दी, ठीक है, एंड 18th मतलब 18वीं शताब्दी। अच्छा, इस शताब्दी का मतलब मैं आपको फंडा क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो सेंचुरी का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ से अगर बात 17वीं शताब्दी का मतलब सीधा सा हो गया कि 1601 ईस्वी से लेकर के 1700 का जो समय काल है ये बोला जाएगा 17वीं शताब्दी, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। और 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1701 से लेकर के 1800 का जो समय काल है ईस्वी का, उसको बोलेंगे 18वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये समझ में आ गई चीज़ें, तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी का सीधा सा मतलब है कि 1601 से लेकर के और 1800 का जो समय काल है, 1800 तक का, 18th सेंचुरी मतलब 1800 तक का जो कार्यकाल है, तो 1601 से लेकर के 1800 का जो समय काल है उसको बोलेंगे ये, ठीक है। तो इस समय में क्या हो रहा था अंग्रेजी साहित्य में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा, इस काल में क्या हो रहा था 17वीं और 18वीं शताब्दी में? खास करके न्यू क्लासिज्म मतलब क्या होता है? जो क्लासिज्म का मतलब होता है जो शास्त्रवाद होता है वो। अच्छा, शास्त्रवाद एक बार आप पहले ही पढ़ चुके हैं अंग्रेजी साहित्य में, अभी हमने बताया शुरुआत में ही। लेकिन ये है क्या? न्यू मतलब क्या होता है? न्यू क्लासिज्म मतलब जो नव शास्त्रवाद है उसके बारे में। तो यहाँ पर आते आते शास्त्रवाद का एक नया स्वरूप आया अंग्रेजी साहित्य में, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद में 17th सेंचुरी में आप देखते हैं ग्रोथ ऑफ द नोवेल, जो नोवेल का विकास हुआ है, यानी उपन्यास जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो नोवेल का जो ग्रोथ हुआ है मतलब विकास हुआ है, वो एक प्रकार से उसके बारे में जानेंगे। उपन्यास का विकास कैसे कैसे हुआ, तो उस विकास के बारे में हम समझेंगे, उपन्यास के विकास के बारे में, ठीक है। इसके अलावा प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि जो रोमांटिसिज्म का मतलब होता है स्वच्छंदतावाद या रोमांटिकवाद, ठीक है। तो उसमें कुछ अग्रदूत थे, कुछ लोग थे जिन्होंने रोमांटिसिज्म को बढ़ावा दिया है। रोमांटिसिज्म के बारे में उन्होंने पहली रचनाएं प्रारंभ करी लिखना। तो उसी के बारे में
प्रीकर्सर्स का मतलब होता है अग्रदूत, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म के जो अग्रदूत थे उनके बारे में हमको जानना है, कुछ विद्वान लोग। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई है, फ्रेंच की क्रांति जो हुई है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य की दृष्टि से ही हम देखेंगे, अंग्रेजी साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक साहित्य का विकास जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तो उसके विकास पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो जो रोमांटिक लिटरेचर का विकास हुआ है उसमें खास करके रोमांटिक एज में प्रोज का विकास कैसे हुआ, पोइट्री का विकास कहाँ किस हद तक हुआ, ड्रामा का विकास कैसे हुआ और नोवेल का विकास कैसे हुआ। प्रोज माने होता है गद्य, जैसे हिंदी में गद्य होता है। पोइट्री माने कविता या काव्य, ठीक है। ड्रामा माने होता है नाटक और नोवेल माने होता है उपन्यास। तो कविता, गद्य, नाटक और नोवेल, इन सभी का विकास जो है रोमांटिक काल में किस तरीके से हुआ है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग इकाई नंबर 7 में प्रवेश करेंगे। इकाई 7 में आप क्या पढ़ेंगे, इकाई 7 में आप पहुँचेंगे तब तक आ जाएगा आपका रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज में एक प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में एक प्रकार से रोमांटिक एज बड़ा फेमस एज है। रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी, यानी रोमांटिक एज और जो 19वीं शताब्दी है उसके बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी मतलब क्या होता है, 1801 से लेकर के 1900 का जो समय काल है ये होता है 19th सेंचुरी। और इसी समय काल में आप देखते हैं रोमांटिक एज भी एक प्रकार से आता है। तो ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, विक्टोरियन साहित्य या विक्टोरिया के काल में या महारानी विक्टोरिया के काल में किस प्रकार से ग्रोथ हुआ, किसका यानी विकास हुआ। किसका विकास भैया, प्रोज का विकास यानी गद्य का, पोइट्री का विकास यानी काव्य का, ड्रामा का विकास यानी नाटक का, एंड और नोवेल का विकास मतलब उपन्यास का। उपन्यास, पोइट्री यानी उपन्यास, काव्य, गद्य और एक प्रकार से नाटकों का विकास जो विक्टोरिया एज में हुआ वो एक प्रकार से क्या क्या था और कैसे कैसे नाटक, उपन्यास और गद्य और पद्य लिखे जा रहे थे महारानी विक्टोरिया के समय काल में, ठीक है। ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, जो विक्टोरियन साहित्य कहा जाता है उसमें एक प्रकार से किस प्रकार से विक्टोरियन साहित्य में विकास हुआ, गद्य, कविता, नाटक और उपन्यास का, इसके बारे में आपको पढ़ना है एक प्रकार से इकाई 7 के अंतर्गत। इसके अलावा प्री राफेलाइट कविता, इसी समय काल में 19th सेंचुरी में आप देखते हैं प्री राफेलाइट पोइट्री जो है लिखी जा रही थी। प्री यानी कि राफेलाइट कविता जो है उससे पहले, यानी तो प्री राफेलाइट कविता के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा नॉटी 90s जो है बड़ा फेमस एक प्रकार से अंग्रेजी में शब्द है। नॉटी माने होता है शरारती और 90s मतलब होता है 90 का दशक, ठीक है। तो शरारती 90 का दशक आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में, लेकिन इसका मतलब ये है शरारती 90 कोई बच्चा तो है नहीं है शरारती। इसमें जो चीज़ें हो रही थी या जो साहित्य का सृजन हो रहा था, साहित्य का जो एक प्रकार से लेखन हो रहा था, इसमें चाहे गद्य की बात की चाहे पद्य की बात की जाए, 1890 ईस्वी के दशक या 1890 ईस्वी के बाद वाला जो 90 से लेकर के और 1900 तक का जो समय काल है, यानी 1890 से लेकर के 1900 के बीच का जो समय काल है 10 साल, इसमें आप देखते हैं यौन नैतिकता के पाठ ज़्यादा पढ़ाए जाने लगे। खुल करके जो है यौन चीज़ों पर या जो सेक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जानकारी होती है, उसको बड़े धड़ल्ले के साथ एक प्रकार से कविताओं में या अपनी रचनाओं में लोग करने लगे। तो यानी इसीलिए इसको खास करके शरारती 90 का दशक या नॉटी 90s के नाम से जानते हैं अंग्रेजी साहित्य में। चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। तो 1890 का दशक जो है उसमें यौन नैतिकता का जो पाठ है वो कविताओं में आपको मिलेगा, रचनाओं में मिलेगा। ब्रिटेन में जो है नॉटी 90s के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ब्रिटेन के लेखकों के द्वारा मिलती है। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ना है इकाई 7 के अंतर्गत। फिर आप इकाई 8 में प्रवेश करेंगे, यानी लास्ट इकाई में। लास्ट इकाई में आपको पढ़ना है द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब होता है 20वीं शताब्दी, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के बारे में आपको क्या जानना है भैया, सबसे पहले तो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको जॉर्जियाई पोइट्री के बारे में पढ़ना है। जॉर्जियन पोइट्री जो है यानी जॉर्जियाई कविता जिसको बोलते हैं, तो जॉर्जियन पोइट्री के बारे में आपको जानना है, जॉर्जियाई कविता के बारे में। इमेजिनिज्म मतलब कि इमेजिज्म और सिम्बोलिज्म। तो इमेजिज्म और सिम्बोलिज्म की अगर बात की जाए, इमेज माने होता है एक प्रकार से फोटो, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से
कहते हैं कि इमेजिन करो, तो इमेजिन से बना हुआ है इमेजिज्म, ठीक है, इमेजिन से ही बना हुआ है इमेजिज्म। और इज़म का मतलब होता है वाद या विचारधारा। जिस भी शब्द में अंग्रेजी में ISM लग जाए, इज़म जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है वाद या विचारधारा। तो इमेज में जुड़ गया ISM, तो इसका मतलब क्या होगा, कल्पनावाद, ठीक है, यानी कि इमेजिन, इमेजिन माने क्या होता है, कल्पना करना, और इज़म जुड़ गया यानी कि वाद, विचारधारा। तो कल्पना से रिलेटेड जो विचारधाराएं या जो कविताएं या जो रचनाएं हुई हैं वो रखते हैं इमेजिज्म के अंतर्गत, ठीक है। तो इमेजिज्म यानी कल्पनावाद और प्रतीकवाद कहीं ना कहीं पे एक साथ ही आप देखते हैं। तो कल्पनावाद और प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म, सिंबल माने होता है प्रतीक, इज्म माने होता है वाद, यानी प्रतीकवाद के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कुछ रचनाएं आप देखते हैं, छायावाद में प्रतीकवाद की बड़ी गहरी छाप है। छायावाद काल हिंदी में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रतीकात्मक मतलब कि कह कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं और उनका निशाना कुछ और है, ठीक है। ये इस प्रकार का सिंबोलिज्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रतीकों के माध्यम से लोगों को कविताओं को समझाना। तो कल्पनावाद यानी इमेजिज्म और सिंबोलिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में खास करके जो नोबल रहा है उस नोबल के बारे में, यानी 20वीं शताब्दी के उपन्यास के बारे में हमको पढ़ना है। अच्छा, 20वीं शताब्दी में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे खास करके वो साइकोलॉजिकल टाइप के उपन्यास लिखे जा रहे थे, साइकोलॉजिकल नोबल यानी मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जा रहे थे। आप देखते हैं मनोविश्लेषणवाद भारत में कब आता है, भारत में आप देखते हैं 1943 ईस्वी के बाद से, यानी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यज्ञ आप देखते हैं जो प्रयोगवाद है खास करके उस पर मनोविश्लेषणवाद का बड़ा गहरा प्रभाव है। तो ये जो खास करके साइकोलॉजिकल नोवेल है वो अंग्रेजी साहित्य में भी आपको दिखेगा। मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जा रहे थे, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे जा रहे थे। सिगमंड फ्रायड एक व्यक्ति थे, तो मनोविश्लेषणवादी व्यक्ति है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का ही है और खास करके साइकोलॉजी में बड़ा ज़बरदस्त सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। ईड ईगो सुपर ईगो की भी धारणा उसी में आती है। तो खास करके मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव हो या प्रयोगवाद का, प्रगतिवाद का प्रभाव हो, ये आप देखते हैं हर जगह पर पड़ा है, ठीक है। हर साहित्य में आपको, अंग्रेजी साहित्य में, हिंदी साहित्य में या समकालीन साहित्य में आप देखते हैं हर जगह आपको मिलेगा। हालांकि एक संकीर्ण दायरा है, ज़्यादा बृहद दायरा नहीं है, ये एक संकीर्ण दायरा पर लेकर के कविताएँ लिखी जा रही थी। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल नोवेल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। 20वीं शताब्दी में इस प्रकार के उपन्यास लिखे गए। इसके अलावा एक टाइप का और उपन्यास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल लिखे जा रहे थे। मतलब कि जो चेतना की धारा वाले उपन्यास होते हैं, अंग्रेजी में चेतना की धारा वाले उपन्यास भी बड़े फेमस है, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल जो हैं उनकी बड़ी भूमिका है। तो वो उनके बारे में भी हम लोगों को जानना है और इसी काल में यानी 20वीं शताब्दी के ही एक प्रकार से नोवेल हैं ये। इसके अलावा 20th सेंचुरी में ड्रामा जो लिखे जा रहे थे, खास करके 20वीं शताब्दी के नाटकों में जो चीज़ें आ रही थी, खास करके ड्रामा ऑफ आइडियाज़ यानी विचारों के नाटक लिखे जा रहे थे। नाटकों में खूब ज़्यादा विचार अपने रचनाकार रख रहे थे, नाटककार लिख रहे थे। तो विचारों का नाटक सबसे पहले देखेंगे कि विचारों का नाटक क्या हुआ करता था। इसके अलावा एपिक थिएटर, एपिक थिएटर मतलब क्या होता है, जो महाकाव्यात्मक रंगमंच होता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा फिर हम लास्ट में चर्चा करेंगे फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब होता है नारीवाद, जो एक प्रकार से नारी स्वतंत्रता की बात करता है, स्त्री संघर्ष की बात, स्त्री विमर्श की बात करता है, स्त्री विमर्श प्रकोष्ठ की बात करता है। तो स्त्री विमर्श की अगर बात की जाए, मतलब स्त्रियों की दशा जो दयनीय थी उसको ऊंचा करने के लिए या नारियों को स्वतंत्रता और उनके अधिकार से वंचित जो तबके की नारियां हैं उनको उनका अधिकार और ये सब दिलवाने के संदर्भ में जो विचार आ रहे थे या जो रचनाएं लिखी जा रही थी वो फेमिनिज्म टाइप की रचनाएं थी, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद, ठीक है। तो फेमिनिज्म ये सब एक प्रकार से रचनाएं वहाँ पर हो रही थी। तो चूंकि वहाँ पर दलित विमर्श या अन्य विमर्श इसलिए नहीं था चूंकि वहाँ पर दलितों की कोई धारणा नहीं थी, वहाँ पर वर्ग संघर्ष की धारणा जरूर थी, ठीक है। वहाँ पर वर्ग होते हैं अमेरिका वगैरह में। अच्छा, भारत में जब आप देखते हैं इस स्तर पर आकर के 20th सेंचुरी के बाद में 21वीं शताब्दी में आप 21st सेंचुरी में, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर नारीवाद यानी कि एक प्रकार से फेमिनिज्म का भी प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। नारीवाद की विचारधारा आगे बढ़ती है, दलित विमर्श की बात होती है। यहाँ पर आते आते आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के ऐसे लेखक, चूँकि हिंदी पर ये आरोप शुरुआत से लगता रहा कि भाई ये ब्राह्मणों ने लिखे और ब्राह्मण लोग ही लिख रहे थे उस समय, चूँकि और जाति के लोग लिखने का अधिकार नहीं था, इस प्रकार की जो है आक्षेप हिंदी साहित्य पर लगते रहे हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि बाद में आकर के दलित विमर्श की बातें भी होती हैं, स्त्री विमर्श की बातें भी होती हैं, और हर एक विभाग, हर एक यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा स्त्री विमर्श प्रकोष्ठ, दलित विमर्श प्रकोष्ठ, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, ताकि दलितों का उत्थान हो सके, स्त्रियों का उत्थान हो सके, ये सब आगे बढ़ सके, और ये सब भी एक प्रकार से साहित्य में अपनी भूमिका निभा सके और साहित्य लिख सके। ठीक है, ताकि उनके भी विचार लोगों तक पहुंच सके। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे 20वीं सेंचुरी के बाद से आप देखते हैं 20वीं सेंचुरी में अमेरिका में और इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी ये चीज़ें आने लगी। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ना है। नारीवाद के बारे में भी आपको जान लेना, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इतनी इकाइयों के बारे में हमने बताया कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना था। तो पेपर 1 में आपको ये पढ़ना था। इतने सारे सजेस्टेड आपको ग्रंथ पढ़ सकते हैं आप इसको लेकर के, यानी तो ये तमाम सारी जो बुक हैं ये सब आप ले सकते हो। हालांकि ये सभी बुक लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। एक बुक आएगी जो प्रोफेसर्स वगैरह मिल करके उसको बनाएंगे कई सारे, तो आप वो बुक ले लीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बाकी प्रोजेक्ट असाइनमेंट को लेकर के आपको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, जो आप कॉलेज में तैयार करते हैं। फिर इसके बाद में 15 नंबर आपको इंटरनल क्लास टेस्ट होता है, आपकी पेपर होता है, उस पर आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको कुछ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बातें हमने बताई। अब अगला जो आपका पेपर है, यानी जो 5th सेमेस्टर में बीए इंग्लिश में 3rd सेमेस्टर, मतलब कि 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है दूसरे पेपर में, यानी पेपर 2। एक प्रकार से मैं 60 शब्दों में बताऊँ, पेपर 2 अंग्रेजी का। तो बीए 5th सेमेस्टर में पेपर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना है फिक्सन। ठीक है, तो ये 2 पेपर आपको पढ़ने हैं। तो फिक्सन के जो है सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसका ये भी पेपर एक प्रकार से कोर कंपलसरी ही पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसके बारे में भी, इसका सिलेबस भी मैं जल्दी डिस्कस कर दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ मैं लगातार देता रहूँ और आप लोग जो है पढ़ते रहें। मैं प्रयास अब की बार यही करूँगा कि आप लोगों के लिए विस्तार से हर चीज़ को बताने का प्रयास करूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। अन्य सब्जेक्ट के क्लासेस जैसे सोशियोलॉजी का सिलेबस पेपर 1 का दे चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस का दे चुका हूँ, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 का सिलेबस दे चुका हूँ, हिंदी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस मैं दे चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और अन्य का सिलेबस जैसे जियोग्राफी का भी सिलेबस आज ही आपके समक्ष आ जाएगा। तो आप सभी लोग जो है इस सिलेबस को देख लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।